गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। अब से कुछ ही देर पहले बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग तट से टकरा गया है और इस वक्त आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और बड़े इलाके में बादलों ने डेरा डाल रखा है। माना ये जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों में हवा की रफ्तार कम हो जाएगी और जिंदगी पर मंडरा रहा तूफानी संकट करीब करीब टल जाएगा। लेकिन रेस्क्यू में जुटी टीमों की चुनौती फिर भी बाकी रहेगी, क्योंकि तूफान के गुजर जाने के बाद जो नुकसान हुआ है, पहली बात उसका आंकलन होना है और समझा जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है और कैसे वहां पर तमाम चीजों को ठीक किया जाए। तो ऐसे में अब क्या है रेस्क्यू टीमों का अगला एक्शन प्लान, उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं, चक्रवाती तूफान को लेकर अभी और क्या अपडेट है, इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये पहला मौका नहीं जब हिंदुस्तान की टक्कर ऐसे तूफानी हवाओं से हुई है। इससे पहले भी तमाम चक्रवात आए और भारत की फौलादी तैयारियों के आगे बौने साबित होकर गुजर गए। इस बार भी चक्रवात के असर को बेअसर करने की हमारी पूरी तैयारी है। वक्त से पहले रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। समंदर में लहरों की निगरानी शुरू हो गई है और तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से मिचोंग चक्रवात ने 1 दिसंबर को रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी, लेकिन मुश्किल तब बढ़ी जब समंदर में हवा के इस बवंडर ने तट की ओर रुख करना शुरू कर दिया। 3 से 4 तारीख को इन चक्रवाती हवाओं का असर समंदर के किनारे के इलाकों में दिखने भी लगा। गहरे काले बादलों के साथ तेज हवाओं ने जिंदगी मुश्किल बना दी और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। मंगलवार को इससे पहले कि तूफान तट से टकराता, एनडीआरएफ ने जिंदगी की सुरक्षा के लिए अभेद दीवार खड़ी कर दी। कोस्टल एरिया से सभी को निकाल लिया गया। कंट्रोल रूम से निगरानी शुरू कर दी गई। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 29 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया, जिनमें से 14 टीमें तमिलनाडु में, 11 टीमें आंध्र प्रदेश में और 3 टीमों को पुडुचेरी में तैनात किया गया। फोकस एरिया है, जो क्षेत्र है जहां पर हेवी इनंडेशन की संभावना है, वहां से लोगों को निकाल दिया गया है और इवैक्यूएशन सेंटर्स में डाला गया है। बिल्कुल, तटीय इलाकों में जो यहाँ पर ये मैप दिखाई पड़ रहा है सर, यहाँ से किस तरीके से इवैक्यूएट किया गया है और कितने लोगों को बाहर निकाला गया है जिससे कि जान माल का नुकसान न हो। पुदुचेरी में भी बहुत सारे लोगों को यहाँ से हटाया गया। तमिलनाडु चेन्नई एयरपोर्ट पर काफी पानी भरा हुआ, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। जी देखिए, ये जो प्रिएम्प्टिव एक्शन होता है उसमें साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे साइक्लोन शेल्टर्स हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा, और तकरीबन 6000 इवैक्यूएशन किया गया है तमिलनाडु में। और कल आपने देखा अर्बन फ्लडिंग हो गई थी चेन्नई में, वहाँ भी रात भर काम चला, नाइट ऑपरेशंस हुए हमारे। और उसके बाद आंध्रा में अभी फोकस एरिया वहाँ पर है, वहाँ भी तकरीबन 7000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। मिचोंग चक्रवात की जमीन से टक्कर करीब 1 बजे आंध्र प्रदेश के बापटला से शुरू हुई। कई घंटों तक चक्रवात का असर आसपास के इलाकों तक नजर आया। टक्कर के वक्त हवा की रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा रही। चक्रवाती असर के चलते तमिलनाडु के कई शहरों में भारी बारिश दर्ज की गई। कहा जा रहा है कि ये चक्रवात जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हवा की रफ्तार कम होगी और तूफान का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक चक्रवात का असर रहेगा, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। तब तक ये पब्लिक को ये सलाह देते हैं कि बाहर ना निकले रोड पर, और क्योंकि उसमें टीन शीट उड़ सकती है, बोर्डिंग उड़ सकती है, कच्चे मकान गिर सकते हैं, तो वो खतरा हो सकता है। तो बेटर है कि अंदर रहें और जब ये साइक्लोन का इम्पैक्ट कम हो जाता है उसके बाद ही बाहर निकलें। लेकिन रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों की असल चुनौती तूफान के गुजर जाने के बाद होती है। रेस्क्यू टीम को चक्रवाती हवाओं से प्रभावित इलाकों में जानमाल के नुकसान का आकलन करना होता है। टूट चुकी सड़कों को ठीक करना, जो लोग तूफान के चलते मुश्किल में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना और जिन इलाकों में तूफान के चलते संचार सेवाएं ध्वस्त हुई हैं उन्हें बहाल करना।
रेस्क्यू में जुटी टीमों की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वो बारिश है जिसने अभी भी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु के कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। हालांकि बचाव में जुटे लोगों का कहना है कि वो हर हाल में मिशन जिंदगी के लिए तैयार हैं और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जिन इलाकों में तूफान का असर सबसे ज्यादा हुआ है वो इलाके पहले ही खाली करवा लिए गए थे। मछलीपट्टनम से प्रमोद माधव, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनौतियां क्योंकि अभी शुरू होंगी, तूफान के जाने के बाद किस तरह की चुनौतियां, अभी स्थिति क्या है तूफान की, तमाम अपडेट्स भी हम लेंगे अपने संवाददाताओं से। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे। जीपी शर्मा जी हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है स्काईमेट वेदर सर्विसेज के। नवीन भट्टागर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। स्क्वाड लीडर कृष्णा मित्रू हमारे साथ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेस्क्यू एक्सपर्ट। और साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। अनामिका हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर क्योंकि प्रमोद मौजूद हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या है प्रमोद, एक अपडेट आपसे चाहेंगे। जी लाइक अराउंड 2 o'clock जैसा लैंडफॉल का प्रोसेस इनिशिएट हो गया और अभी यहाँ का बारिश का भी बहुत कम हो गया, पर यहाँ पे तो हवा अभी भी लाइक इट्स लाइक ब्लोइंग अप विद लाइक ग्रेट स्पीड। यहाँ पे अभी स्पीड होगा एटलीस्ट 60 ऑन द ग्राउंड एंड एटलीस्ट 90 ऑन टॉप। सो यहाँ का स्पीड 90 to 100 किलोमीटर जैसा ही ऐसा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मिजोरम में बोला था ऐसा ही होगा। जिसको आप यहाँ इस रिवर पर आप देख सकते हैं, ये एक लाइक ब्रैकिश वाटर है, पर वहाँ पे इस साइक्लोन की बैंड से ये वाटर तो अभी लाइक बागपटला की तोड़ जा रहा है, नॉट टुवर्ड्स द सी बट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन अभी जा रहा है। बारिश तो अभी खत्म हो, अभी कम ही हो गया। यहाँ पे चेन्नई जैसा बहुत ज्यादा बारिश नहीं है अभी भी। लाइक बहुत ज्यादा लोग जहाँ बागपटला और मछलीपट्टनम है उनको अभी भी रेस्क्यू एंड रिलीफ सेंटर भी रखा हुआ है, क्योंकि आज शाम या 6 बजे या 7 बजे ही लाइक पूरा प्रोसेस खत्म होगा। उसके बाद भी कल के लिए पूरा बारिश भी अभी प्रेडिक्ट किए हैं, इसीलिए उन लोगों को वहां पे रखा हुआ है। पर अभी तक यहाँ पे लाइक साइक्लोनिक स्टॉर्म का ये लाइक बैंड्स है वो अभी भी हवा लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद रहिए हमारे साथ। अनामिका मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपके साथ डीजी साहब मौजूद है, जरा समझिए इस वक्त तूफान की स्थिति क्या है। बिल्कुल नवजोत, क्योंकि तूफान मछलीपट्टनम में टकरा चुका है, कितने स्पीड से टकराया और आगे क्या स्थिति रहेगी जानेंगे आईएमडी डीजी मृत्युंजय सर से। सर क्या है अभी की सिचुएशन और किस स्पीड से जो है तूफान टकराया? 2:30 बजे तक आज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मिग्जाम आंध्र प्रदेश तट को पार कर चुके हैं। अभी 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बागपटला से केंद्रीभूत है, यानी बागपटला सिटी के आसपास केंद्रीभूत है। जैसे हमने पूर्वानुमान किए थे ऐसे ही बागपटला की क्लोज टू साउथ में ये तट को पार किया है विथ विंड स्पीड ऑफ 90 to 100 km/h। अभी ये धीरे धीरे वीक हो रहा है, इसका विंड स्पीड अभी 80 to 90 km/h चल रहा है और धीरे धीरे वीक होते हुए आज रात को एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा, जिसका विंड स्पीड होगा 50 से 60 km/h। सो साइक्लोन विंड स्पीड अभी और 2-3 घंटा रहेगा, इसके बाद इसका कोई साइक्लोन इम्पैक्ट नहीं होगा। क्या लगातार बारिश भी होती रहेगी? क्योंकि अभी आपने जब हम सुबह बात की थी तो कहा गया था कि आज पूरी रात जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट है। नहीं, तमिलनाडु के लिए कोई रेड अलर्ट आज नहीं, कोई भी अलर्ट नहीं है। हम आज रेड अलर्ट दिए हैं आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि साइक्लोन क्रॉस कर रहा है और हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए। स्पेशली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स जो है प्रकाशम, बागपटला, कृष्णा, गोदावरी वगैरह, इस सभी डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। और इसके साथ साथ जो तेलंगाना का एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है खमाम वगैरह है, वहाँ भी हम हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये रेनफॉल बेल्ट आगे बढ़ेगा और साउथ उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में हम आज पूर्वानुमान किए हैं। वैसे तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन एक इसी से जुड़ा हुआ है कि किन किन राज्यों में साइक्लोन का असर कुछ दिनों तक बना रहेगा या फिर असर देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा असर आज ही है, आंध्र प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा है, इसके बाद तेलंगाना का कुछ जो एडजॉइनिंग एरिया है और साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा। साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल नहीं होगा, सिर्फ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और तेलंगाना में कुड भी
एक दो जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो जाए। बिल्कुल अनामिका। और ये रेनफॉल वजह से जो आंध्र प्रदेश है और एडजॉइनिंग एरिया तेलंगाना है वहाँ फ्लैश फ्लड टाइप सिचुएशन भी डेवलप हो सकता है, मगर कोई फ्लैश फ्लड वार्निंग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए नहीं है। बिल्कुल। मृत्युंजय महापात्रा डीजी हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जिनसे अनामिका बात कर रही थी और पूरा अपडेट ले रही थी। खास मेहमानों के पास भी चलेंगे। जीपी शर्मा साहब, प्रेसिडेंट स्काईमेट वेदर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जीपी शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यही सवाल ये है कि तूफान गुजर गया है, लेकिन अभी इसका इम्पैक्ट कितने दिन, कब तक और कहां कहां रह सकता है? जिसको कहते हैं वर्स्ट फेज, वो तो लगभग खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि क्रॉस कर गया, लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पूरा लैंड के ऊपर चला गया। अभी वो दक्षिण पश्चिम में है बापटला के, लगभग 15-20 किलोमीटर। तो वो तो धीरे धीरे और कम हो जाएगा जी। किसी भी वक्त ये साइक्लोन में, सीवियर साइक्लोन से अभी साइक्लोन में भी बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा, और समय रहते हुए और 3-4 घंटे का समय दें तो ये डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। जैसे जैसे अब ये आगे और बढ़ेगा तो ये रिकर्व करेगा। रिकर्व का पहले अभी तो नॉर्थ की तरफ, ज्यादा नॉर्थ की तरफ ही मूव किया है पिछले लगभग 12 घंटों में, और अभी ये उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रिकर्व करके उसकी तरफ मूव करेगा। इसकी वजह से ही ये तेलंगाना की तरफ जा रहा है और छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा है और उड़ीसा की तरफ जा रहा है। 3 राज्य जिसके और प्रभावित जो होंगे, जो कि तेलंगाना आज के दिन में ही, आज ही प्रभावित होगा, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वो कल के दिन में, उनमें ज्यादा असर रहेगा। इतना असर तो नहीं रहेगा जितना कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिला और तमिलनाडु में देखने को मिला, लेकिन फिर भी मॉडरेट रेनफॉल और कई जगह पे जो है थोड़ा सा हैवी रेनफॉल तेलंगाना के पूर्वी भागों में, जिसमें कि खम्माम, महबूबाबाद, वारंगल, भद्राचलम, सूर्यापेट, ये जो क्षेत्र हैं इनमें हमें वर्षा देखने को मिल सकती है। हवाएं भी तेज चलती, चाहे डीप डिप्रेशन हो तो उसके साथ भी हवा लगभग 40-50-60 किलोमीटर के आसपास हवा चलने की संभावना जरूर रहती है। जी, तो मैं लौटूंगी आपके पास सर, मैं लौटूंगी। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में नवीन भटनागर जी मौजूद है। नवीन जी, देखिए एनडीआरएफ की चुनौती, जो असल चुनौती अगर मैं कहूं जो शुरू होती है, वो तब शुरू होती है जब तूफान गुजर जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहता है, तब जब तूफान आ रहा हो या फिर जब तूफान गुजर जाए? इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? देखिए, चुनौती तो हमारी इस टाइप के तूफान आने से पहले ही 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है कि जैसे हमें सूचना मिल जाती है कि इस गति से तूफान जो है आ रहा है, चक्रवाती तूफान आ रहा है, और इसलिए एनडीआरएफ के जो हमारे जवान हैं वो तैनात कर दिए जाते हैं और उनको डिप्लॉयमेंट होता है कितनी टीमें लगानी है हमने। वो टीमें हमारी आ जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हेल्प करवाती हैं, और लोगों को जो रेड जोन एरिया है वहां से बिल्कुल शिफ्ट करवा दिया जाता है, क्योंकि रेड जोन में क्या होता है कि जो तूफान की स्पीड बहुत, अब जैसे 110 की स्पीड से आया है, तो ये जो है उस टाइम में इतना इम्पैक्ट होता है इसका कि वहां से करीब करीब आप ये मान के चलिए जो कच्चे मकान हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह कोई ऐसी हैं, जो पैडीज हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो आपके वहाँ वेसल्स हैं, कोस्टल एरिया में जो भी होती है नाव वगैरह, ये सब जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है करीब करीब जो है 80%। और इसके अलावा जो होता है ऑरेंज जोन के अंदर जो है उसका जो इम्पैक्ट होता है, समुद्र की लहरें जैसे उठती हैं उसका पूरा पानी अंदर आ जाता है, उससे बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम है ओवरफ्लो कर जाता है, पूरा पानी भर जाता है। तो हम जनरली वहां से ऐसे एरियो से लोगों को सेफ प्लेस पे इवैक्यूएट कर देते हैं। अब आता है तूफान। अब जैसे तूफान अभी गुजरा है तो इसका इम्पैक्ट जो है वह चारों तरफ काफी भारी मात्रा में होगा। तो हमारा काम ये रहता है कि लोगों को रेस्क्यू करना, किसको क्या परेशानी है, कैसे है, वो उसकी दूर करना, और हमारे पास जो बोट्स वगैरह होती हैं उनकी मदद से हमारे रेस्क्यूअर्स जाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और किसको क्या चाहिए वो देखते हैं, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के भी सपोर्ट पूरी रहती है। बिल्कुल जी, मैं लौटती हूँ। स्क्वाड लीडर इस वक्त कृष्णा बिठारू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेस्क्यू एक्सपर्ट। सर, मैं आपसे भी ये बात समझना चाहूंगी, तूफान के गुजर जाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है रेस्क्यू टीम के लिए? पहले तो मैं एक करेक्शन दे दूं, मेरा नाम कृष्ण मित्रू है, स्क्वाड लीडर कृष्ण मित्रू। जी सर। जैसे आपने पूछा
तूफान गुजर जाने के बाद क्या चैलेंजेस होते हैं। एक तो जो शेल्टर में लोग पहुंचाए गए हैं, उनका खाना पीना, उनकी सैनिटरी कंडीशंस और उनकी मेडिकल फैसिलिटीज, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सैनिटेशन की खास जरूरत इसलिए होती है क्योंकि तूफान पीछे बहुत कचरा छोड़ जाते हैं, और जब वो कचरा छोड़ जाते हैं तो नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, या जो गंदगी है वो तैरने लगती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, एपिडेमिक फैलने का खतरा होता है। उसको खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद जो बिजली की लाइन है, कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, उनको रीसेट किया जाता है। फिर जो सड़कें टूट गई हैं उनको रिकनेक्ट किया जाता है, उनको रिपेयर करके आवाजाही बहाल करने के लिए उनको रिपेयर किया जाता है। और फिर उसके बाद जो लोग इवैक्यूएशन कैंप्स में हैं, जो रेस्क्यू कराए गए हैं और उनको शेल्टर दिया गया है, शेल्टर कैंप्स में है, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके वापस भेजा जाता है। सो प्राइमरी कंडीशन ये है कि जो शेल्टर में लोग हैं उनकी देखभाल हो, खाना हो, कपड़ा हो, शेल्टर हो, बिजली पानी हो और दवाइयाँ। सर, वक्त कितना लग जाता है? अब आप मान के चलिए कि अगर आज हम ये देखें कि कल से जिस तरीके से तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लोगों को शेल्टर होम्स में लेकर जा रही हैं, वहां पर इस वक्त भले ही तूफान आज गुजर चुका है, आज गुजरने वाला है एरिया से, लेकिन इसके बाद चीजों को बहाल करने में, सारी चीजें ठीक करने में, और सबसे बड़ी बात जो आपने पहली बात बिजली और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन, इन सबको ठीक करने में वक्त कितना लग जाता है? देखिए, बहुत डिपेंड करता है कि साइक्लोन कितनी देर तक इफेक्ट किया है। हमने पहले देखा है कि साइक्लोन 4-5 दिन इफेक्ट करता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, लैंडफॉल होने के बाद जब साइक्लोन तट क्रॉस करता है या तट पे हिट करता है, साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है, उसका जो जोर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। कम इसलिए होता है कि जो समुंदर से जो नमी बादल उठा रहे थे, जो हवा उठा रही थी, सक कर रही थी एटमॉस्फेयर में, जो कि बारिश की फॉर्म में आता है, वो क्योंकि अब लैंडफॉल हो जाता है, जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है, जो सेंटर होता है साइक्लोन का, वो इतना ताकतवर नहीं रहता, उतना उसमें उतनी खिंचावट नहीं होती ताकि वो मॉइस्चर को उठा सके, और मॉइस्चर जमीन पे तो होता ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू करता है। और ये सब डिपेंड करता है कि साइक्लोन कितनी देर चला। इस केस में, प्रेजेंट केस में, हमने देखा कि साइक्लोन शायद 2 दिन में कोस्ट लाइन हिट किया है, और 2 दिन में कम डिस्ट्रक्शन हुई होगी तो थोड़ी बहुत, कंपैरेटिवली कम हुई होगी। उसमें मेरा ख्याल है 2-3 दिन में मैक्सिमम अगर ले तो 4 दिन सब जो शेल्टर होम्स में है वो लोग उनको बिल्कुल चीजें बहाल हो जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास। जीपी शर्मा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, इसका ओवरऑल वेदर कंडीशन में उस स्पेसिफिक एरिया की कितना असर और कितने दिन तक उसका असर रहता है? देखिए, वेदर कंडीशंस जब तो स्टॉर्म है तब तो रहती ही रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा किसी एरिया में 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक। ओके, जैसे चेन्नई में भी आपने देखा कल के दिन में इस वक्त वहां कितनी बरसात हो रही थी, किस तरह से मौसम कितना खराब था, एयरफील्ड बंद था, सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन सस्पेंड किया गया था, स्कूल बंद थे। लेकिन आज तो सब कुछ दोबारा से शुरू हुआ, आवाजाही शुरू हो गई, एयरपोर्ट पे ऑपरेशन शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है 24 घंटे तो बहुत क्रूशल रहते हैं, और ज्यादा डिपेंड करता है कि वहां पे कितनी दिक्कत आई है, कितनी वाटर लॉगिंग है। वहां पे वेस्ट डीप वाटर लॉगिंग हुई थी काफी एरियाज में। तो ये सब उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा प्रभाव हुआ है उस साइक्लोन का। लेकिन काफी सारी स्थिति साइक्लोन गुजर जाने के 24 घंटे के अंदर काफी, क्योंकि जितनी
भी एजेंसीज हैं, जितनी भी रिलीफ एजेंसीज हैं, डिजास्टर मैनेजिंग एजेंसीज हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट हुए हैं इस मामले में, तैयार बिल्कुल रहते हैं शॉर्ट नोटिस पे भी। तो जैसे ही उनको वक्त मिलता है, समय मिलता है, विंडो थोड़ी अच्छे वेदर की खुल जाती है, तो उसमें वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी वो रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे के अंदर काफी संभाल ली जाती है, और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और लेके चले तो कुल मिला के लगभग 3 दिन के बाद, ऐसे स्टॉर्म के गुजर जाने के बाद, स्थिति काफी हद तक बहुत जगहों पे नॉर्मल हो जाएगी। जहां तक बिजली, पानी, इन सुविधाओं की समस्या जो अभी है, वो सुधर जाने की संभावना रहेगी। बिल्कुल। भटनागर जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, जरा बताइए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हम ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, चाहे वो स्टेट हो या फिर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, मेट डिपार्टमेंट हो, ये तमाम एजेंसियां किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाती हैं और कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है? देखिए, एक इसके लिए नोडल ऑफिसर होता है जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट का सेंटर इंचार्ज बोलते हैं, जो कमिश्नर लेवल का होते हैं, और वो जो है उसको टोटल कमांड अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि उनको उस एरिया की पूरी जानकारी होती है और वो हर चीज मुहैया करा सकते हैं। तो वो गाइड करते रहते हैं, हम लोग भी उनको रिपोर्ट करते हैं और वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि आप यहाँ पर ये देखिए, ये काम करवाइए, ये करवाना है, ये देखना है। रेस्क्यू में हमें क्या और चीजें चाहिए वो भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जैसा कि और भी पूर्व प्रवक्ताओं ने अभी बताया है, तो इस टाइम में जो है ना, तूफान गुजरने के बाद जैसे रोड पे पेड़ गिर जाते हैं, रोड क्लियर करना, और सबसे पहले हम लाइट को रेस्टोर करवाते हैं, और इसके अलावा जो है बाकी ये लोगों को रेस्क्यू करना है जो घरों में बंद रह गए हैं या जो अपने छतों पे हैं, उनको खाने पीने की सामग्री वितरित करवानी है, दवाइयां दिलवानी है, या किसी को जरूरत है तो घर से उसको लेके बोर्ड्स में जो अपना हॉस्पिटल्स वगैरह जो सेंटर बनाए हुए हैं, शेल्टर होम बनाए, वहां ले जाना है। शेल्टर होम के मैनेजमेंट में भी हेल्प करवाते हैं। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। अभी जैसे मेट लाइफ वालों ने बताया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो है लगभग लाइफ रेस्टोर हो जाती है। मैं सर आप ही के पास आना चाहूंगी, कृष्णा जी। कितना चेंज आप देखते आया है पहले और अब के हालात में, क्योंकि क्या आपको लगता है कि अब ज्यादा इजीली रेस्क्यू हो सकता है? क्या कुछ चेंजेस आप देखते हैं? देखिए, 90 के एंड में, 1990 के आखिरी दशक में ये रियलाइज किया था सरकार ने कि भारतवर्ष जो है रिएक्टिव है हर एक डिजास्टर्स को, और ये जो रिएक्शन था ये देखते थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, उसमें एक खास चीज हाईलाइट करी गई कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनने चाहिए, और वो प्लान्स के तहत जो प्लान्स बनेंगे नेशनल लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुक लेवल और ब्लॉक लेवल तक सारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और वो प्लान्स बनाने के बाद प्रैक्टिस होगी। हमने देखा था कि पहले उड़ीसा में एक बार 1000 लोग क्षतिग्रस्त हुए थे तूफान में, लेकिन अब अगर आप देखें पिछले साल वगैरह, कभी 2 या 3 या 5 या 7 मैक्सिमम इतनी कैजुअलिटीज होती हैं। बिल्कुल। अब वो प्रैक्टिस करते करते गुजरात में देखें, बहुत अच्छे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए हैं और बहुत कम जान माल का नुकसान होता है। ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, लोगों को समझाने के बाद कि हर एक आपदा में किस आपदा में कैसे लोग कैसे बिहेव करेंगे, और जो रिस्पॉन्डर हैं, जो सरकारी या सिविलियन जो रिस्पांस टीम्स होती हैं, उनका भी काम बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है हर एक लेवल पे। उससे अब हमारी क्षति इतनी नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि पहले तो
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपने गुजरात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जिस तरह का अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था पिछले तूफान में भी जिस तरह की तीव्रता थी, उसमें अगर हम जान माल के नुकसान का आकलन करें तो वो बहुत ही कम था। यानी हम कह सकते हैं कि वेल इक्विप्ड हमारी एजेंसी और वेल ट्रेन्ड हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। भटनागर जी, आपसे जानना चाहूंगी, खास तौर पर अगर मैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस तरह की एजेंसियों की बात करूं जिनको सबसे ज्यादा एक्सपर्ट माना जाता है इस तरह की सिचुएशन में रेस्क्यू करने के लिए, किस तरह की ट्रेनिंग होती? क्योंकि अभी ब्रेक में आप मेरे को ये भी बता रहे थे कि अब हमारी एजेंसियां इतनी ज्यादा ट्रेंड हो चुकी हैं कि हम बाहर दूसरे देशों में ट्रेनिंग तक दे रहे हैं वहां पर लोगों को। बिल्कुल, ये जो है 2005 से, जैसा अभी मित्रों जी ने भी बताया है, काफी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया और इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 बनी, सेक्शन 10-11, उसमें क्लियर दिया हुआ है कि हर एक को इस बारे में ट्रेनिंग देनी है और उसी के तहत हम लोग भी जितने कोस्टल एरिया है उसमें सबको ट्रेनिंग देते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलती रहती है, जिसका नतीजा है वो ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से होता है और उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में जान बहुत कम जाती है, मिनिमम 1 या 2 केवल वही लोग होते हैं जो ज्यादा फील्ड में निकल जाते हैं, फोटो खींचते हैं या अपना वीडियो बनाने लग जाते हैं। कोई ऐसे जो लोग होते हैं उनका ही लॉस होता है। कल मैंने सर आपसे एक सवाल भी पूछा था, अगर आपको याद हो, मैं वापस से वो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कई बार क्या आपके पास ऐसी आई है। सबसे बड़ी बात तो है कि मछुआरों को पहले कहा जाता है कि आप तटीय इलाकों से दूर हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत एडमेंट होते हैं कि वो नहीं हटना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन कभी आपके सामने आई है? यस, वो कई लोग जो है, वैसे तो हम जबरदस्ती कोस्टल गार्ड रहते हैं, वो अपनी स्पीड बोट से जाके उनको वहां से हटवा देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है फंस जाते हैं समुद्र के बीच में। तो जब फंस जाते हैं तो उनका फिर रेस्क्यू किया जाता है, जो काम जो नेवी और कोस्टल गार्ड के लोग करते हैं। हम लोग जो है तटीय एरियो के अंदर उनका टोटल रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि हमने पहले उनको इक्विपमेंट भी देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और इसके साथ साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जब रिव्यू होता है और उसके बाद एड भी आती है। एड इसीलिए आती है कि वहां लोगों को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जा सके और जो है लोगों को जो है एडुकेट ट्रेनिंग और दी जाए, किस चीज की कमी रह गई वो चीज पूरी करी जाए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है, खास तौर से ये जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो अपना एनडीए में है, जिसके चेयरमैन हमारे मोदी जी हैं, तो ये इसके ऊपर बहुत सीरियस है। बिल्कुल। और मोदी जी इसको पर्सनल मॉनिटर करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। अभी की सिचुएशन क्या है एक बार वो भी समझ लेते हैं। जीपी शर्मा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, अब जो अगला हम कह सकते हैं कि खतरा है वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए। अभी वहां पर सिचुएशन कैसी रह सकती है आने वाले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो? मैंने अभी इसका जिक्र किया था कि क्योंकि तूफान तो अभी कमजोर पड़ जाएगा, अभी किसी भी समय साइक्लोन स्टॉर्म में बदल जाएगा और उसके बाद से रात तक तो डीप डिप्रेशन या उसके इमीडिएटली बाद डिप्रेशन तक। तो जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी कम होगी तो उसके कारण उसका प्रभाव भी कम होता जाएगा। हालांकि जैसे अगले 24 घंटों में तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के अभी भी जो क्षेत्र है जिनमें कि ये स्टॉर्म है, अभी भी उनमें वर्षा होगी और काफी कई स्थानों पर तो अभी भी भारी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं तेज हवाओं के साथ। 24 घंटे के बाद मौसम में काफी सारा सुधार देखने को मिलेगा, जबकि वर्षा लगभग मॉडरेट लेवल की रह जाएगी, जिसमें कि दक्षिणी भाग होंगे छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के क्षेत्र होंगे जो दक्षिणी क्षेत्र होंगे, और ये वर्षा लगभग कोस्टल क्षेत्रों तक जाएगी, लेकिन उससे कोई उस तरह के नुकसान या कुछ हानि की उम्मीद नहीं की कर सकते। कोई बात नहीं, वो केवल बादल रहेंगे, थोड़ी बरसात रहेगी। अगले 24 घंटे अभी हैं और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जब तक ये डिप्रेशन का रहेगा सिस्टम, तब तक इससे काफी सारे क्षेत्रों में तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। जी, चलिए, तमाम खास मेहमान आप सभी हमारे साथ आए, चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।